अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ। बेटा ये आपका रिपीट रिकॉर्डिंग जा रही है क्योंकि मुझे आपकी जीआर की तरफ से ये मैसेज आया था कि लेक्चर नंबर 3 मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैंने तो उसे 1-2 दफ़ा अपलोड किया है, लेकिन आई डोंट नो, मेरी सर वकास से भी बात हुई है, वो भी कह रहे थे कि आपका लेक्चर नहीं मिल रहा। ठीक है, इस वजह से अब जो है मैं दोबारा उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई होप सो बेटा कि अब ये आपको मिल जाए और आपको जो है जो आपका टॉपिक है उसकी समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेटा हमारी ये बेसिकली थर्ड क्लास है। ठीक है, और थर्ड क्लास में हमने फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़नी है। ठीक है, हाँ, यानी कि पहले जो 2 लेक्चर्स हमारे रहे थे उनमें हमने बिहेवियर का, पीपल का, ऑर्गेनाइजेशन का, इन सब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे, 4 मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। और ये अब आपका थर्ड मॉडल है, तो इसमें बेसिकली हमें डिस्कस करना है कि वो कौन सी फाउंडेशंस हैं, ऐसी कौन सी बुनियादें हैं जिनके ऊपर एक इंसान के, एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको फाउंडेशन का मतलब, तो अब आपको पता है कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि एक शख्स के का जो बिहेवियर होता है वो किन किन बेसिस पे हो सकता है। हमने आज वो फाउंडेशंस पढ़नी है। तो वो फाउंडेशंस बेसिकली उसमें 3 तरह के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। हम बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे, एबिलिटीज़ को कवर करेंगे और लर्निंग को कवर करेंगे। इसमें से बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग जो है ये 4th लेक्चर में हो चुकी हैं। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आल्सो व्यूड दैट वीडियो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से वो वीडियो देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी, एंड इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गया होगा। तो बेटा एबिलिटीज़ जो कि थर्ड लेक्चर से रिलेटेड था, सिर्फ एबिलिटीज़ का टॉपिक वो आपको चूँकि लेक्चर नहीं मिला, आपका लेक्चर मिसिंग था, तो इसी वजह से जो है वो आज हम एबिलिटीज़ के टॉपिक को कवर करेंगे कि एबिलिटी क्या होती है और इसको जो है वो किस तरह से कह सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट क्या है, इसको एज अ फाउंडेशन कैसे लिया जाता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर में, हमने आज वो स्टडी करना है। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट द एबिलिटी। एबिलिटी क्या है? एक पहली फाउंडेशन है इंडिविजुअल बिहेवियर की। ठीक है, अब एबिलिटी क्या है? एबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि कैपेसिटी टू डू समथिंग। ठीक है, किसी भी इंसान की कोई भी काम करने की कैपेसिटी जो है वो उसकी एबिलिटी कहलाती है। अब आप में से सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई पेंसिल भी नहीं चल रही। अच्छा, ऑलमोस्ट कोई, लेट सपोज़, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का, लेकिन लेट सपोज़ कि 30 लोग हैं, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 हैं। अब आप सबका मेंटल लेवल, ऑलमोस्ट एज भी सबकी सेम होगी, और लर्निंग एक्सपीरियंस जो पीछे एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो आपका रहा होगा पीछे इंटर में, मैट्रिक में, वो भी ऑलमोस्ट सबका सेम है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आज जब आपको आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई असाइनमेंट्स दी जाती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आपको करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे उठते हैं जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं, यानी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना अच्छे से जो है उन सब चीज़ों को परफॉर्म कर जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी असाइनमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को वो बहुत अच्छे से जो है वो उसको लेके चलते हैं। तो बेटा दिस इज़ द एबिलिटी कि करने के लिए सबके पास एक जैसा ही काम है और सबकी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनमें से कौन एक ही उसी काम को ज़्यादा बेहतर कर सकता है, कौन ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कहलाता है कैपेसिटी टू डू समथिंग, जिसको कि हम अल्टीमेटली डिफ़ाइन करते हैं एज द एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या है कि किसी भी काम को किस तरह से करने की एक इंसान में कैपेसिटी है, वो उसकी एबिलिटी कहलाती है। सेम उसी तरह से जिस तरह से आप सब स्टूडेंट्स को फाइनल पेपर जब आपके सामने आता है तो वो एक जैसा ही पेपर होता है। ठीक है, सब एक ही एज के स्टूडेंट होते हैं, सब एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की अटैम्प्टिंग पावर इतनी अच्छी होती है, यानी कि वो पेपर को इतना अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली अपनी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से निकालते हैं उसको पूरा मार्कर से, यानी कि पेपर की ब्यूटी का भी ख्याल रखते हैं और कंटेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर एग्जैक्ट हमने क्या लिखना है। ठीक है,
तो बेटा दिस इज़ कॉल्ड द एबिलिटी, कि एक ही काम जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को दे दिया गया है उसको इंडिविजुअली हर इंसान जो है वो किस तरह से करता है, और जो जिस तरह से करता है वो उसकी एबिलिटी है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब एबिलिटी में मैंने ये आपको मेंशन किया हुआ है कि हाउ मच यानी कि कितना काम किया जाएगा, हाउ किस तरह से किया जाएगा, व्हाट और काम क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, और काम क्या होगा यानी कि काम को करने की क्वांटिटी, उसको करने का तरीका, और फिर उसको किस तरह से किया जाएगा, ये किस में आ जाता है, आपकी एबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें, हाउ मच, हाउ एंड व्हाट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी थी, यानी कि जो मैंने पहला आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया था ये उसकी एग्जांपल्स हैं। मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है 100%, 80%, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 100%। यानी कि ये मैंने आपको कंपैरिजन से एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज आपके दो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको चूज़ करती हूँ और मैं उनको एक ही असाइनमेंट देती हूँ, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो 100% अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करता है और एक स्टूडेंट जो है वो 80% अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करता है। काम वही है, कंप्लीट उसने भी किया है अपने काम को, 80% वाले ने भी कंप्लीट किया है, लेकिन जिस तरह से 100% वाले ने किया है उस तरह से 80% वाले ने नहीं किया। सो दिस इज़ कॉल्ड द एबिलिटी, कि इसकी एबिलिटी कुछ और थी, उसकी एबिलिटी कुछ और थी। डजंट मैटर कि वो काम सेम था, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क सेम थी, लेकिन उसको करने का तरीका और उसकी मिकदार चेंज हो गई। तो ये यहाँ पर आती है एबिलिटी। अच्छा बेटा, आगे एबिलिटी के टाइप्स जो हैं वो बेसिकली एबिलिटी की दो टाइप्स हैं, एक है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और दूसरी है फिजिकल एबिलिटीज़। अब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का तो आपको पता है कि ये इंटेलिजेंस आपकी माइंड से रिलेट करती हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका कॉमन सेंस कितनी अच्छी है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना अच्छा है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो एक मेंटल माइंड की मेजरमेंट के लिहाज से चलती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, यानी कि इसको हम और बेटा दूसरी एबिलिटीज़ आती हैं फ़िज़िकल एबिलिटीज़। फ़िज़िकल एबिलिटीज़ वो एबिलिटी हैं जो आपकी फ़िज़ीक से, आपके बॉडी यानी कि आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ कैसी है, यानी कि जो आपकी फ़िज़ीक से रिलेट करती हैं, कि यानी कि बहुत एक एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि एक हेल्दी पर्सन होता है जिसके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारे जो आइडियाज़ होते हैं कि यार ये कोई भी हैवी काम, कोई भी मेहनत का काम जो है ये कर सकता है, क्योंकि हम उसकी फ़िज़ीक को, उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को देख के जो है वो हम आइडिया लगा रहे होते हैं, लेकिन वो जिस काम के लिए हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाता, और उसके मुकाबले में कोई दूसरा इंसान जो वो वीक था, सेहत में उससे वीक था, हाइट भी बस उसकी बेचारे की नॉर्मल थी, वो उस काम को बहुत अच्छा कर जाता है। ठीक है, तो बेटा एबिलिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल एबिलिटी और दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके माइंड से रिलेट करती हैं। ठीक है, और फिज़िकल एबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी फ़िज़ीक, बॉडी हेल्थ, बॉडी स्टैंडर्ड्स, हाइट क्या है, आप कितनी मुशक्क़त वाला काम कर सकते हैं, कितना काम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें उसमें चली जाती हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इन दोनों की, कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिटेल में अब हम चलते हैं। ठीक है, पहले हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देखेंगे, फिर हम फिज़िकल एबिलिटीज़ को देखेंगे, और उसके बाद है हमारी डायमेंशन ऑफ एबिलिटीज़, और फिर हमारा बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर, ये हो चुका है हमारा। ठीक है, ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिटेल को। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, कि ये पॉइंट्स ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि माइंड के लिहाज से ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को तो पता होता है ना कि करने का काम की नेचर क्या है और हमने किस तरह का बंदा जो है वो अपने काम के लिए हायर करना है। तो फिर जो है ये कुछ 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखता है, ताकि जो चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये जो एक स्टेटमेंट है कि एक आपकी राइट पर्सन की चॉइस जो है वो हमारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो एबिलिटीज़ नीडेड टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब बेटा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन ऐसे करूँगी कि
वर्क स्ट्रेस के लिहाज से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन 100 के 100 लोगों पे काम का प्रेशर एक जैसा होगा, नहीं, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, किसी पे नॉर्मल लेवल का होगा। बट द सिचुएशन इज़, द एबिलिटी इज़ कि कोई इंसान अपने काम के स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करता है, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल है कि पेपर्स के दिनों में आप स्टूडेंट्स पे स्टडी स्ट्रेस इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जहां आपने 4 से 5 माह लगा के एक कोर्स पढ़ा होता है, वहाँ आपको एक दिन में या एक रात में जो है वो पूरे का पूरा कवर अप करना पड़ता है, तो वर्क स्ट्रेस में चेंज तो है ना। यस, अब इसमें देखिए बेटा कि अब आप में से बहुत सारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस वर्क स्ट्रेस को बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा स्मूथली हैंडल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल, उनकी मेमोराइजेशन की पावर, उनकी लर्निंग की पावर अच्छी होती है, ठीक है, यानी कि वो एक दफ़ा किसी चीज़ को बहुत गौर से पढ़ते हैं और वो उनको याद हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं कि यार ये लिखा क्या है, लिखा क्या है, उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा उनसे नहीं हो पाता जो एक दफ़ा पढ़ने में या 2 दफ़ा पढ़ने में जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 1-2 दफ़ा पढ़ा, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग ली और उनको पता चल गया कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेटा ये लेवल्स होते हैं, ये मेंटल लेवल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक चीज़ चेक की जाती है कि एबिलिटी, यानी कि आपकी माइंड की वो एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, नीडेड, जो कि रिक्वायर हैं टू परफॉर्म द मेंटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब जब एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम का स्ट्रेस कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी नॉर्मल हो गया, तो एक जो ऑनर है जो एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा है, उसने ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस तरह से वर्क स्ट्रेस को बियर करता है, यानी कि उसका रिएक्शन क्या है, कौन सा एम्प्लॉय किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर सकता है, ये उसका रिएक्शन देखा जाता है, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट आ जाता है, नो कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब बेटा इसमें जो 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, जो 2 बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं, ये मार्केटिंग का चल रहा है, अच्छा नहीं ये रिलेटिंग, अच्छा बेटा तो इंटेलिजेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन, ये जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ना है कि इंटेलिजेंस का जॉब सेटिस्फेक्शन से क्या रिलेशनशिप है और जॉब सेटिस्फेक्शन का इंटेलिजेंस से क्या रिलेटेड है। अब आप में से जिन स्टूडेंट ने फिज़िक्स पढ़ा है उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है वो आइडिया होगा कि क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्या चीज़ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उनका। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम 2 पॉइंट्स के दरमियान में आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए या इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जितना कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा उतना वो ज़्यादा इंटेलिजेंटली उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा अपने काम के लिए, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, वो अपने प्लेस के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो सेटिस्फाइड है। तो उसका माइंड जो है वो भी इंटेलिजेंस, यानी कि हर काम जो है वो उसका ज़्यादा अच्छे से वो अपने माइंड को लेके चल सकता है। बेटा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन होती है, यानी कि बहुत आपके बहन भाइयों में से कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती होती है, तो आप अपनी हर अच्छी बात, बुरी बात, सैडनेस, हैप्पीनेस, रीज़न ऑफ एवरीथिंग जो है वो आप बड़े अच्छे से और सेटिस्फाइड वे में हो कि बहुत अच्छी, यानी कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लेके जो है वो आप उनसे बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये वही बात होती है ना कि को रिलेशन, जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो आपका
दिमाग भी जो है वो इंटेलिजेंटली काम करेगा। और इसके दरमियान में जो कोरिलेशन होगा, को मीन्स दो फिगर्स के दरमियान में रिलेशनशिप, और रिलेशन का मतलब रिलेशन, ठीक है, और उनके दरमियान में जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक इंसान अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे अपने दिमाग को जो है वो उस काम पे लगा सकता है? वो नहीं लगा सकता, ठीक है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से यानी कि जब बॉयज़ की ज़्यादातर ये बात हो जाती है, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो अब्बा कहते हैं कि तुमने ये बनना है, बेटा कहता है कि नहीं अब्बा मैंने ये बनना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, अब्बा कहते हैं कि नहीं तुम वो काम करो। तो अगर आप अपने अब्बा की बताई हुई लाइन पे चल पड़े हैं लेकिन आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कैसे अपनी एबिलिटीज़ को, आपकी जो मेंटल इंटेलिजेंस है, आप कैसे उसको उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप यही कहते रहेंगे कि यार मैं कोशिश करता हूँ मुझसे होता नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ मुझसे होता नहीं है। लेकिन इसके बरक्स वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा कोई कोशिश भी नहीं करते, लेकिन आप बहुत नई नई इनोवेशंस ले आते हैं, आप बहुत शानदार काम कर जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये है कि आपका सेटिस्फेक्शन का इंटेलिजेंस के साथ रिलेशनशिप। अगर सेटिस्फेक्शन है तो आपका कोरिलेशन पॉजिटिव जाएगा, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कोरिलेशन नेगेटिव जाएगा। अगले पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। अच्छा बेटा, अगले जो इसमें पॉइंट्स पॉइंट है अगला, वो ये है कि जनरल मेंटल एबिलिटी एज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल इंटेलिजेंट, ठीक है बेटा। एक होती है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी और एक होती है जनरल मेंटल एबिलिटी। जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी होती है उसमें सिर्फ किसी एक एबिलिटी को ज़्यादा फोकस करके उसकी मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक में मैं अगर ये देखना चाहूँ, लेट सपोज कि आपकी अम्मा हैं और आप दो भाई हैं या दो बहनें हैं, ठीक है। तो अक्सर अम्मा अब्बा ये कह रहे होते हैं ना कि इसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, उसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ों को याद कर लेता है, वो इतनी जल्दी नहीं याद कर पाता, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी की, क्योंकि सिर्फ हम एक चीज़ मेमोराइजेशन को फोकस कर रहे हैं, हम बाकी सब जो दूसरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको इग्नोर करके हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जनरल मेंटल एबिलिटीज़ वो होती हैं जिनमें हम ओवरऑल सारी माइंड की एबिलिटीज़ को जो है वो हम कंसीडर करते हैं, उसमें आपकी मेमोराइजेशन भी आ जाएगी, उसमें आपकी लर्निंग पावर भी आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलतियों से ज़्यादा जल्दी लर्न कर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गलती करते हैं और वो जो है वो उस तरह से नहीं लर्न कर पाते। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मेंटल एबिलिटीज़। अब यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही है उसमें ये कि जो ओवरऑल मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिनमें आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाता है, उसमें आपका मेमोराइजेशन पावर भी आ जाता है, उसमें आपका देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आप कितना कामली बिहेव करते हैं। एक एम्प्लॉय के लिहाज से मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, घरों में तो खैर हर तरह से ही हमारी एबिलिटी को जज किया जाता है, लेकिन एक एज एन एम्प्लॉय जो है वो जो एबिलिटीज़ को देखा जाता है, मैं वो आपको कोई 2-4 नंबर आउट कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपकी मेमोराइजेशन देखी जाती है, आपकी लर्निंग पावर देखी जाती है, आपकी अग्रेसिवनेस देखी जाती है, आपकी कामनेस देखी जाती है, और आप मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा भी कोई परेशानी हो, टेंशन हो, वो फिर भी स्माइल हर एक से हेलो हाय कैसे हैं आप, मतलब दिस इज़ द वे कि ये उनकी मेंटल एबिलिटी है ना, कि वो किस तरह से जो वो इतना स्ट्रेस को भी वो बड़ा हंस के फेस कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशान होते हैं तो बेचारे वो नहीं उस चीज़ को कर पाते, इधर रो रहे हैं उधर रो रहे हैं, परेशानी में है, ठीक है। तो बेटा ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं। और जो सारी तरह की मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि एक इंसान को जब एक टीचर अपने एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है ना, तो वो उसकी जनरल मेंटल एबिलिटीज़ की बात करता है, वो उसमें फिर उसकी हर फैक्टर को जो है वो फोकस कर रहा होता है, उसकी मेमोराइजेशन को भी, उसके बिहेवियर को भी, उसके करेक्टर को भी, उसकी मेमोराइजेशन को भी, उसकी लर्निंग को भी, यानी कि वो सब चीज़ों को एज अ होल एक पर्सनैलिटी के तौर पे ले रहा होता है। तो इसमें भी वो है कि जो जनरल मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसको ओवरऑल इंटेलिजेंस की मैयर के तौर पर लिया जाएगा। मैंने पहले यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी थी 70 से 90% की, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको
लेट सपोज कि मैंने जो पहले एग्जांपल दिया उसी को पकड़ते हैं कि दो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय पे क्या है, अब एक एम्प्लॉय पे क्या है कि वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी जब सुबह आता है ऑफिस में तो अस्सलाम वालेकुम हर एक से मिलता है, हाल चाल पूछता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप स्टूडेंट्स कहीं अर्ली मॉर्निंग में आए हैं तो आपने सब एक दूसरे से सलाम दुआ कैसे हो यार, ठीक हो, ये वो वगैरह आप इस तरह से पूछते हैं, ठीक है। नो डाउट कि वर्क स्ट्रेस हो सकता है कि आप जब घर से आए हों तो आप बहुत ज़्यादा कोई खुदा ना खास्ता किसी प्रॉब्लम में आए हों, आपकी माइंड जो है वो किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक चीज़ की गिर्द जो है वो घूम रहा हो, किसी एक स्ट्रेस की गिर्द घूम रहा हो, लेकिन चूंकि आपकी नेचर ऐसी है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ ऐसी है कि आप जो है वो आप कहते हैं कि अल्लाह तवक्कल यार जो भी है हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप काम रह के जो है वो उस चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन उसी कि अगर हम ऑपोजिट साइड पे बात करें तो एक दूसरा एम्प्लॉय है, अगर वो भी उसी तरह घर से उसी प्रेशर के साथ आया है, उसी स्ट्रेस के साथ आया है, उसी प्रॉब्लम के साथ आया है, तो वो आके बेचारा ना किसी से सलाम लिया ना दुआ लिया, बस आके बुझा बुझा सर वो बैठ गया अपनी जगह पे, तो वो फिर काम को कैसे देख सकेगा जब वो अपनी इनके घर की ही प्रॉब्लम्स को नहीं इतने अच्छे से वो हैंडल कर पा रहा, तो वो फिर ऐसी मेंटल सिचुएशन में अपना जॉब से रिलेटेड काम तो नहीं परफॉर्म कर सकता ना। तो बेटा ये है, ये इसमें मैंने ये वही मैंने दो लोगों की बात की थी, तो एक जो है वो 70% उसकी जनरल मेंटल एबिलिटीज़ हैं और एक की 90% है। ये 90% वाला वो है जो बहुत कूल काम हर चीज़ को जो है वो मैनर्ड वे में लेके चलने वाला, वन बाय वन करने वाला। वन बाय वन मीन्स कि अगर लेट सपोज़ कि आप स्टूडेंट्स को 10 चैप्टर आपको एक पेपर में दे दिए गए हैं करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए, तो आप वन बाय वन उसको करते हैं, पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर 8वां ईजी लगा वो कर लिया, फिर छठा कर लिया, लेकिन आप एक सीक्वेंस के साथ चलते जाते हैं और आपका काम भी कम होता जाता है। लेकिन वो जो 70% वाला है वो ये देखा है यार 10 चैप्टर मैं कैसे करूँगा इसको, पहले कौन सा शुरू करूँ, बाद में कौन सा करूँ, क्या छोड़ूँ क्या करूँ। तो ये है जनरल मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा बेटा आगे आती है वंडरलिक पर्सनैलिटी टेस्ट। वंडरलिक पर्सनैलिटी टेस्ट वो होते हैं बेटा, वंडरलिक का वर्ड निकला है वंडर से, और वंडर का मतलब होता है शानदार, ठीक है। ये वैसा ही है, ये बिल्कुल टर्म ऐसे ही है जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में लोगों से मिलते हैं और हम उनसे मिलने के बाद उनके बारे में जो हमारी राय कायम हो जाती है, यानी कि जब हम उनको कहते हैं कि अच्छा यार अच्छा इंसान है, इस तरह का लगा मुझे, इस तरह का लगा, कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है जिसको देख के आप कहते हैं कि यार ये कितना वंडरफुल इंसान है, यानी कि लुक में भी बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंट भी है, चीज़ों को बड़ा कामली करता है, इखलाक भी अच्छा उसका अच्छा है, और वो समझदारी से भी जो है वो चलता है। तो बेटा वो होती है वंडरलिक पर्सनैलिटी, ठीक है। अब जॉब के लिहाज से जब जॉब्स ऐसी होती हैं तो एक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ने बाहर स्टडी के लिए वो जाते हैं तो डॉक्यूमेंटल जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको तो पूरा किया ही जाता है, लेकिन एक मेडिकल फॉर्मेलिटी भी होती है, यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं, उनमें आपकी आई साइट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि जो जो भी उस मेडिकल टेस्ट में के एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब का जो है वो टेस्ट होता है, ठीक है। और जो उन टेस्ट को पास कर जाता है वो फिर आगे चला जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स में इशू आ जाता है वो आई साइट का आ जाता है, उनकी आई साइट वीक होती है जिसकी वजह से वो फर्दर अपनी स्टडीज़ जो उन अब्रॉड में करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि बेटा ये वो टेस्ट हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के लिहाज से किए जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यानी कि जब इंटरव्यूज़, अब हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज़ का, तो एक जगह पे इंटरव्यूज़ थे, अभी हमारी बारी नहीं आई थी, हमने भी जाना था इंटरव्यू करने के लिए, तो हमें पता चला कि पहले एक एक दैट वाज अ बॉय, वो इंटरव्यू के लिए गया तो उसको जो है वो इंटरव्यू ने ऐसी सिचुएशन दी कि तुम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, चाहे कोई ऐसा काम करो चाहे कुछ भी करो कि यहाँ पे रहने वाले सब हैरान और परेशान हो जाएं, यानी कि हैरान भी हों और परेशान भी हों। ये उसको सिचुएशन दी गई थी कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, ठीक है। तो उसको टाइम कितना दिया गया, सिर्फ 30 सेकेंड्स का, यानी चेक क्या करना था, उसकी डिसीजन पावर चेक करनी थी, उसके काम करने का तरीका चेक करना था कि ये एक सिचुएशन, एक टारगेट इसको दे दिया गया है, ये इस टारगेट को अचीव कैसे करता है। तो वो उसने पहले तो 10-15 सेकंड उसने सोचा, लेकिन एब्रप्टली उसके माइंड में कुछ आया, उसने उठा और उठ के जो इंटरव्यू था
एक पैनल पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन जिसने उसको ये कहा था कि तुम ये सिचुएशन क्रिएट करो, वो उठा और उसके मुंह पे थप्पड़ मार दी। ठीक है, और जब थप्पड़ मारा तो बिल्कुल वही सिचुएशन, सब हैरान भी हुए, परेशान भी हुए कि इसने क्या कर दिया है। ठीक है, और जब वो आगे से मतलब पैनल वाले लोग कहने लगे कि ये तुमने क्या किया है, तो उसने कहा कि सॉरी सर, आपने खुद ही मुझे ये टास्क करने के लिए कहा है और मैंने अपने विद इन टाइम पीरियड, जो मेरा गिवन टाइम पीरियड था, मैंने उसमें इस टास्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यस, एंड दैट वाज द पर्सन हु वाज बीइंग सेलेक्टेड। एक इंटरव्यू को थप्पड़ मारने के बावजूद वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, चूँकि ये इसका वंडरलिक पर्सनैलिटी टेस्ट था, उसमें उसकी डिसीजन मेकिंग पावर चेक की गई, उसकी पर्सनैलिटीज़ को देखा गया कि ये क्या मैक्सिमम की कितना डेयरिंग पर्सन है, ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और ये अपने टारगेट्स को किस तरह से अचीव कर सकता है, और वो चूज़ हो गया। तो बेटा इसी तरह से जब आर्मी में जाते हैं, आर्मी के टेस्ट होते हैं, तो आर्मी के टेस्ट भी तो इसी तरह से होते हैं ना, कि आपको जो है वो सिचुएशंस दे दी जाती हैं और आपने जो है वो उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। आपसे मेंटल एबिलिटीज़, आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, आपको कभी गारों से गुजार रहे हैं, कभी किसी चीज़ से गुजार रहे हैं, कभी आपको जंप्स क्रॉस करा रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी हर्डल्स को जो है वो फ़ौजी जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सब इसीलिए होता है, कभी आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है ये डिसीजन लें। ठीक है, तो इतने कम टाइम पीरियड देने का मतलब ये होता है कि आप कैसे अपने माइंड को जो है वो सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये होते हैं वंडरलिक पर्सनैलिटी पर्सनल टेस्ट, जिसमें एक पर्सन को टेस्ट किया जाता है कि वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकता है। मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया कि क्विक मेजर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग, यानी कि इंटेलिजेंस की क्विक मेजरमेंट होती है फॉर द रिक्रूटमेंट यानी कि हायर करने के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं, टाइम इज़ पासिंग वेरी फास्ट। तो बेटा आगे फिजिकल एबिलिटीज़ हैं। फिजिकल, आपको पता है कि ये सारी एबिलिटीज़ वो होंगी जो आपकी फिजिक से, आपकी हेल्थ से, आपकी बॉडी फिटनेस से, आपके स्टेमिना से जो है ये रिलेट करी होंगी। तो डिमांडिंग स्टेमिना का मतलब ये कि जो काम करने के लिए आपको स्टेमिना रिक्वायर्ड है आपकी ओनर की तरफ से, क्या आप में वाकई वो स्टेमिना है कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका बॉडी बैलेंस, स्ट्रेंथ कि आप किस सिचुएशन में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी आ गई और आपने बॉडी बैलेंस खो दिया, यानी कि आप जो है वो पैनिक हो गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। ये होता है बॉडी बैलेंस, यानी कि अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। फिटनेस, आपकी फ़िटनेस कितनी है, आपका मेडिकल टेस्ट्स कैसे जा रहे हैं, जो अभी मेडिकल टेस्ट जो मैंने अभी मेंशन किया कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो आपके किए जाते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस को किस तरह से बियर करते हैं, कम स्ट्रेस को किस तरह से बियर करते हैं, क्या आप में ये कैपेसिटी है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब वर्क, आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि खुद को मोल्ड कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी थी आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि यानी कि समटाइम्स एक इंसान एक काम को ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर उससे कोई दूसरा आ गया कि यार ये भी काम कर दो, तीसरा आ गया यार ये भी काम कर दो, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को रिलेट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टीचर है, लेट्स सपोज़ कि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और उधर से जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं और वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इसको जल्दी से ज़रा कवर अप कर लें। तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन क्रिएट होगी कि पढ़ा मैं जो रही हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा रही हूँ, मेरा सारा ध्यान, सारा फोकस जो है वो इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे है, लेकिन एकदम से मेरे पे एक स्ट्रेस इंक्रीज़ किया और मेरे से आउट ऑफ द लाइन क्वेश्चन हो गए, तो मैं उस तरह के अपनी बॉडी को कोरिलेट कर पाती हूँ क्या, मेरा माइंड जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जंप करता है इंटरनेशनल बिजनेस पे। ये है बेटा बॉडी कोऑर्डिनेशन कि आप किस तरह से जो है वो उसको कोऑर्डिनेट कर जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या है, आप किस तरह से डिफरेंट वर्क स्ट्रेस को एक ही टाइम पीरियड में किस तरह से आप हैंडल करते हैं। तो ये आ जाती हैं आपकी बेटा फिजिकल एबिलिटीज़ में। अब आगे जो है वो है डायमेंशंस ऑफ एबिलिटीज़, यानी कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सिम्मत। ठीक है, कि एबिलिटीज़ की डायमेंशन यानी कि एबिलिटीज़ के लिहाज से ओवरऑल जब एक चीज़ को डिस्कस किया जाता है तो कौन कौन सी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं बेटा, इसमें आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ के लिहाज से भी बात की जाएगी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिहाज से भी बात की जाएगी। तो डायमेंशंस में जो सबसे पहला मैंने पॉइंट डिस्कस किया है अच्छा बेटा, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया है वो है आपका वर्बल कंप्रीहेंशन, ये रहा।
ठीक है। वर्बल का मतलब होता है बोलना और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझा देना। यानी कि किसी एम्प्लॉय में कितनी पावर है कि वो अपनी बात को दूसरे लोगों तक समझा सके, दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। बेटा ये वर्बल कंप्रीहेंशन की पावर हर एक में नहीं होती, ये एबिलिटी हर एक में नहीं होती, ठीक है। आप खुद ही अपनी एग्जांपल ले लें कि लेट्स सपोज कि आप एक बहुत सिंपल सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप वही बात अपनी अम्मा अब्बा को नहीं समझा पा रहे होते। आप डिफरेंट तरह से ये इस मतलब डिफरेंट एंगल्स चूज़ करते हैं उस बात को समझाने के लिए, लेकिन आप फिर भी वो नहीं समझा पाते। और वही बात जो है वो कोई दूसरा इंसान आके जो है वो आराम से कहता है और आपकी अम्मा अब्बा को फ़ौरन समझ आती है कि अच्छा यार ये कह रहा था, ठीक है। तो बेटा ये होता है वर्बल, ये होता है एबिलिटी कि किसी इंसान में कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी बात को किस तरह से समझा सकता है। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल ये दूंगी कि हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री रही है आप स्टूडेंट्स की, आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है। उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनका नॉलेज ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो समझाते इतना अच्छा था कि आपको समझ आ जाती थी। यानी कि आप कहते हैं कि मैम उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो वो समझाते हैं वो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टीचर्स ऐसे भी हैं जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल, पोस्ट पीएचडी लेवल्स के हैं, लेकिन वो जब समझा रहे होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, सर क्या कह रहे हैं, ये मैम क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, ये एक्चुअली हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या दे रही हैं। तो बेटा ये होती है कंप्रीहेंशन पावर कि किसी इंसान की कितनी पावर है कि वो दूसरे लोगों तक अपनी बात को समझा सके। परसेप्चुअल स्पीड, बेटा परसेप्चुअल का मतलब निकला है परसेप्शन से, और परसेप्शन का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। आप जैसे एक ही पॉइंट को लेट सपोज आप सभी लोगों की क्लास हो रही है और मैं एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जल्दी से फ़ौरन से एज इट इज़ मेरे कॉन्सेप्ट को पिक कर लेंगे, यानी कि उन्हें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि मैम एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, मैम एक्चुअली ये करना चाह रही हैं, ये बताना चाह रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि मैम हमें नहीं समझ आया आप क्या कह रही हैं, मैम आप रिपीट कर दें, या मैम आप किसी और तरह से किसी और एग्जांपल से जो है वो हमें समझा दें, ठीक है। तो बेटा ये होती है परसेप्चुअल स्पीड कि किस स्टूडेंट ने कितना जल्दी जो है वो उस कॉन्सेप्ट को रिसीव किया और किसने जो है वो कितना थोड़ी देर में थोड़ी ये, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये जो परसेप्चुअल स्पीड होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जब नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो वो नए रूल्स कुछ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी बस समझ ही रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं। तो ये होती है परसेप्चुअल स्पीड। बेटा एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, मैं इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देती हूँ कि इसमें ये आता है कि इंडक्टिव रीजनिंग से हम जनरल से स्पेशल केस की तरफ चलते हैं। यानी कि हम डे बाय डे लर्निंग, पहले हम नॉर्मल होते हैं लेकिन लर्न करते 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 हम भी स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द इन्वायरमेंट हमने लर्न किया हुआ होता है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें ये होती है कि स्पेशल केस से जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं हम उससे नॉर्मल जो अपनी लर्निंग है हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये होती है इंडक्टिव अप्रोच और ये होती है डिडक्टिव अप्रोच। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है, क्योंकि टाइम कम है और मैं चाह रही हूँ कि ये आपके 2 पॉइंट्स भी जल्दी से कवर अप हो जाए, ठीक है। अच्छा बेटा आगे मेमोरी का तो आपको पता है कि किसी इंसान की मेमोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, और मेमोरी का भी जो है वो टेस्ट होता है, एक इंसान की एबिलिटी को देखा जाता है। बेटा स्पेशल विजुअलाइजेशन